स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है उसे सस्पेंड कर दिया है उसके डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंडर में, जिसके बेसिस पर अब 1 जनवरी 2025 से इंडिया के ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स 10% का स्विट्जरलैंड के द्वारा इम्पोज किया जाएगा। अब स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो इंडिया स्विट्जरलैंड डायरेक्ट टैक्स कन्वेंशन 1994 के बेसिस पर साइन हुआ था, जिसके बेसिस पर दोनों ही देशों के द्वारा जो इनकम है उस पर डबल टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये प्रॉमिस किया गया था, ये एंश्योर किया गया था। अब इसे 2000 में और 2010 में रिवाइज किया गया। 2010 में जब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को रिवाइज किया गया था इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, तो उसमें एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था और उसी प्रोटोकॉल के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को लॉन्च किया गया, एंश्योर किया गया। अब इस मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में एक आर्टिकल 11 भी स्विट्जरलैंड के द्वारा रखा गया था, जिसके बेसिस पर स्विट्जरलैंड कभी भी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है वो सस्पेंड कर सकता है इंडिया के लिए, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर भी दिया फिलहाल में। अब ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है ये कहता है कि इंडिया के द्वारा किसी भी OECD मेंबर कंट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर कंट्री के लिए अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करके कोई लोअर टैक्स लिमिट इंपोज की जाती है तो वही के वही लोअर टैक्स लिमिट स्विट्जरलैंड पर भी अप्लाई होगी। मतलब अगर इंडिया के द्वारा किसी भी OECD मेंबर कंट्री पर लोअर टैक्स रेट इंपोज किया गया तो स्विट्जरलैंड को भी वही लोअर टैक्स रेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब स्विट्जरलैंड का कहना यह था कि इंडिया ने लिथुआनिया के साथ में और कोलंबिया के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया और साइन करने के बाद में जो टैक्स लिमिट है वो 5% की प्रोवाइड की और यही कंसेशनल टैक्स रेट स्विट्जरलैंड को इंडिया ने ट्रांसफर नहीं किया, जिसके बाद में स्विट्जरलैंड ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज था इंडिया का वो सस्पेंड कर दिया है। अब इंडिया का कहना यह है कि ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है ये लिया गया था 2010 में, जिसमें यह मैकेनिज्म रखा गया था कि जो OECD मेंबर स्टेट 2010 से पहले हैं उन सभी के लिए इंडिया जो भी लिमिट इंपोज करेगा वो स्विट्जरलैंड पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगी। 2010 के बाद में अगर कोई OECD मेंबर कंट्री बनती है तो उस पर ये लिमिट इंपोज नहीं होगी। और इंडिया ने लिथुआनिया के साथ में और कोलंबिया के साथ में जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है वो OECD मेंबर कंट्रीज 2010 के बाद में बने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो स्विट्जरलैंड ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ कुछ मिस इंटरप्रिटेशन जरूर हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को लेकर इंडिया के बीच में और स्विट्जरलैंड के बीच में। स्विट्जरलैंड ने उस क्लॉज को कुछ और समझा और इंडिया के द्वारा उस क्लॉज को कुछ और समझा गया, लेकिन फिलहाल की कंडीशन यही है कि दोनों ही देशों के बीच में ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है ये सस्पेंड हो गया है, जिसमें इंडिया को कुछ इंपैक्ट हो सकता है। वो ऐसे कि सबसे पहले तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी क्योंकि अब इंडियन बिजनेसेस जो भी स्विट्जरलैंड में ऑपरेट कर रहे हैं उनको 10% की टैक्स स्लैब लगाई जाएगी स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसके बाद में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है उसमें भी डिस्प्यूट्स अराइज होंगे क्योंकि जो टैक्स लिमिट है वो अब बढ़ा दी गई है और जो टैक्स रिलैक्सेशंस दोनों देशों के बीच में थे उनमें भी अब दोनों ही देशों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स इन द कमिंग टाइम्स अराइज होती रहेंगी। इसके अलावा जो प्रोटेक्शनिज्म है वो बढ़ गया है देशों के बीच में। ये पर्टिकुलर जो ट्रीटी है ये शो कर रही है वो ऐसे कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज अपनी अपनी टैक्स ट्रीटीज को स्ट्रिक्ट करती जा रही हैं अपने डोमेस्टिक रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में अभी अभी हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स रूल्स में भी कुछ बदलाव आने वाले समय में हो सकते हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड और इंडिया को देखकर दूसरी कंट्रीज जो है वो अपने जो टैक्स सिस्टम है उसमें और उनके रूल्स में बदलाव करने की कोशिश कर सकती हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटी के बाद में। तो इससे ये तो क्लियर है कि आने वाले समय में जो कंट्रीज है उनके बीच में कुछ टैक्स रूल्स बदलेंगे, कुछ बदलाव जरूर होंगे।